सिर्फ एक दिन में नया चैनल आसमान छू जाता है। 15,92,000% की ग्रोथ। क्या आपने कभी YouTube पर ऐसा देखा है? ऐसा किसी ने भी अब तक नहीं किया है। इस वीडियो में मैंने अपने पिछले चैनल का पूरा राज खोलने का फैसला किया है। अपना असली अनुभव साझा करूंगा कि कैसे मैंने YouTube पर एक मिनट की वीडियो बनाकर हजारों डॉलर कमाए। मैंने ये सारी बटनें कैसे हासिल की। हमने ऐसे चैनल कैसे बनाए जो सिर्फ 2 दिनों में 12 मिलियन व्यूज तक पहुंच गए। और मेरे पीछे ये खूबसूरत महिला क्या कर रही है, ये आप वीडियो के आखिर में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैंने सच कहूं तो ये दिखाने का फैसला किया है कि जब आप YouTube चैनल बनाते हैं तो सिर्फ व्यूज और पैसे ही नहीं मिलते, बल्कि आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है ये भी देखने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने Instagram पर सैम जोन्स की स्टोरीज देखनी शुरू की, जहां वह विदेशी YouTube के बारे में ऐसी स्टोरीज डालता है जिनमें वह बहुत ही साधारण वीडियो पर अविश्वसनीय व्यूज दिखाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ 5 मिनट की रंगाई वाली किसी वीडियो पर 110 मिलियन व्यूज हैं और वह दिखाता है कि ऐसे वीडियो पर महीने के 10-8 हज़ार डॉलर जैसी पागल कमाई हो रही है। यह बात उस समय मेरी भी ध्यान आकर्षित कर गई और मैं कहना चाहता हूं कि सैम ने असल में पूरी विदेशी YouTube इंडस्ट्री पर बहुत गहरा असर डाला है। कई लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, सैम की वजह से प्रेरित हुए हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ सैम की वजह से विदेशी चैनल शुरू किए और अब उनके पास 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, कुछ के तो और भी ज्यादा। एक जरूरी बात यह है कि उस समय मेरे पास क्या था। उस समय तक मैं पहले ही 5-6 साल से YouTube कर रहा था और मेरा अनटर्न्ड गेम पर एक गेमिंग चैनल था और इसी गेम में मेरे खुद के गेमिंग सर्वर भी थे, इसलिए मेरे पास पहले से ही अच्छी आमदनी का जरिया था। इसी वजह से मुझे YouTube के बारे में कुछ जानकारी थी, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे थंबनेल बनाना है। मेरे पास एक कंप्यूटर भी था जिस पर यह सब किया जा सकता था। उस समय मैं कॉलेज खत्म कर रहा था और समझ गया था कि अब मेरे पास बहुत सारा खाली समय होगा, तो नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का वक्त आ गया है। और असल में मैंने अपना विदेशी माइनक्राफ्ट चैनल शुरू करना शुरू कर दिया। तो आखिरकार मैंने निच चुनने का तरीका क्या था? स्वाभाविक रूप से मैंने वे निच देखी जो सैम ने बताई थी, लेकिन वे मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई और मैं वही करना चाहता था जो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है आप में से हर किसी को, अगर आप विदेशी YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, आपको क्या पसंद है। आप क्या कर सकते हैं? उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप BMX पर ट्रिक्स करना जानते हो और इसे विदेशी YouTube पर डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया, आप बचपन में माइनक्राफ्ट खेलते थे और इस खेल को बेहद पसंद करते हैं, इसमें कुछ समझ भी रखते हैं। वैसे ही मैंने भी अपना चुनाव किया था और उस समय घटनाएं बिल्कुल सही तरीके से मेल खा गईं। मैंने देखा कि यह स्टीवी नाम का चैनल है जो सिर्फ कुछ महीनों में 2 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर रहा है, वो भी बहुत ही साधारण वीडियो पर जो सिर्फ 1 मिनट के होते हैं। मैं तुरंत उसका चैनल देखता हूँ वह कितने वीडियो बनाता है, किस तरह के वीडियो बनाता है। अपने लिए ऐसा ही एक जबरदस्त शेड्यूल बनाता हूँ और उसकी तरह 10-15 वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। यह मेरा चैनल पर सबसे लोकप्रिय वीडियो है। उसकी कमाई अब काफी ज्यादा है और व्यूज भी। हाँ, मैं मॉड्स को समझना शुरू करता हूँ। लगभग 3 महीने तक 0 व्यूज पर वीडियो बनाता हूँ और इस निच को समझता हूँ। यह जानता हूँ कि असल में सब कुछ कैसे काम करता है। शुरुआत में यह कुछ ऐसा दिखता था। आप बाईं तरफ ध्यान दे सकते हैं, यानी मेरी थंबनेल्स ऐसे दिखती थी। हाँ, मेरे वीडियो ऐसे दिखते थे और दाईं तरफ समय के साथ वे किसमें बदल गए। हाँ, यानी मैंने बेहतर समझना शुरू किया कि किस तरह की थंबनेल्स बनानी है। हाँ, किन किरदारों के साथ कैसे उन्हें और आकर्षक बनाया जाए। इसलिए शुरुआत करने से मत डरिए। यह मत सोचिए कि आपसे कुछ खराब हो रहा है या आप उस परफेक्ट लेवल पर नहीं हैं जिस पर अभी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं। हर कोई ऐसे ही किसी साधारण चीज से शुरू करता है और सीखने के लिए आपको कुछ खराब बनाना पड़ेगा ताकि समय के साथ आप अपनी गलतियां समझ सकें, उन्हें सुधार सकें और बेहतर कंटेंट तक पहुंच सकें। असल में मेरा विकास भी ऐसे ही हुआ। भले ही मुझे माइनक्राफ्ट की समझ थी, थंबनेल्स कैसे बनानी है इसका भी थोड़ा बहुत पता था, वगैरह वगैरह। आप खुद ही नतीजा अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर भी किसी भी क्षेत्र में समय देना पड़ता है ताकि आप उसमें गहराई से समझ सकें कि यहाँ के नियम क्या हैं, दर्शकों को क्या पसंद आता है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये ऐसे ही साधारण वीडियो थे जिनमें गेम के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते थे जो 1 मिनट तक चलते थे और ऐसे वीडियो से आप इतनी कमाई कर सकते थे और आज भी कर सकते हैं। हम इस बारे में वीडियो के आखिर में और बात करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको राज बता दूं जिससे कोई चैनल चलता है या नहीं चलता?
आपका चैनल तभी सफल होता है जब आप पूरी तरह से उस पर विश्वास करते हैं जो आप कर रहे हैं, जब आप खुद को पूरी तरह समर्पित करते हैं, उस क्षेत्र को गहराई से समझते हैं और 100% इसी सोच के साथ उठते और सोते हैं कि आप जरूर सफल होंगे। इसी तरह मैंने 3 महीनों तक वीडियो बनाए और मुझे एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं इस आइडिया को लेकर इतना जुनूनी था, मुझे ये सोच इतनी पसंद आई कि मैंने ठान लिया था कि जब तक मुझे कोई पहला नतीजा नहीं मिल जाता मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और ज्यादा वक्त नहीं बीतता, बस 3 महीने के अंदर ही मेरा एक वीडियो वायरल हो जाता है। पहले ही दिन उस वीडियो को 1,20,000 व्यूज मिलते हैं और वह तेजी से बढ़ने लगता है। उसके बाद बाकी वीडियो भी बढ़ने लगते हैं और वह वीडियो पूरे चैनल को व्यूज में ऊपर खींचने लगता है। मैं मोनेटाइजेशन चालू कर देता हूँ। ये जो वीडियो था मैंने इसे खुद से भी नहीं बनाया था। मैं देख रहा था कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और मैं उन्हीं की नकल कर रहा था। मैंने ये वीडियो एक कॉम्पिटिटर से लिया और उसमें बस इन 2 कैरेक्टर्स की जगह बदल दी। यानी कि ये जो भेड़िया है वो बाईं तरफ था और ड्रैगन दाईं तरफ था। मैंने बस उनकी जगह बदल दी और टाइटल में भी उनकी जगह बदल दी, वही चीज शूट की और मेरे वीडियो को 1,20,000 व्यूज मिल गए। बस इतना ही। मैंने मोनेटाइजेशन चालू कर दी, मेरे व्यूज बढ़ने लगे और पहले सब्सक्राइबर भी आने लगे। ये सब कुछ एक ही दिन में हो गया, सब कुछ एक पल में ही हो गया और उस वक्त जो मैंने महसूस किया उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो वाकई कमाल का था। तो मैंने मोनेटाइजेशन चालू कर दी, चैनल लगातार बढ़ रहा है, वीडियोस पर व्यूज आने लगे हैं। अब मैं इस टॉपिक में थोड़ा बहुत रम गया हूँ, समझ गया हूँ कि मेरे चैनल पर क्या चलता है, दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं। हाँ, इसी निच में मैंने अमेरिकी यूट्यूब से अपनी पहली $1,000 कमाई। मेरे चैनल पर अब 18,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने अपने लिए एक लैपटॉप खरीदा। आगे की बात करूं तो इस निच में सबसे बड़ा निराशा देने वाला पहलू था 1000 व्यूज पर मिलने वाली कमाई। वो सिर्फ 50 सेंट ही थी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये निच बच्चों की है। तुम्हें भारत के बच्चे भी देखते हैं। उदाहरण के लिए भारत के 1000 व्यूज पर सिर्फ 50 सेंट मिलते हैं, जबकि अमेरिका के 1000 व्यूज पर $2 मिलते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी भारतीय बच्चों के व्यूज और 1000 व्यूज पर कम कमाई के बावजूद फिर भी बहुत बड़ी रकम कमाई जा सकती थी। इसी दौरान प्रतियोगी मेरे चैनल को गिराने की कोशिश करते थे, उस पर स्ट्राइक डालते थे, लेकिन हम नई तरकीबें ढूंढ लेते थे जिनसे हम बस कुछ ही दिनों में ऐसे जबरदस्त चैनल बना लेते थे जो 2 दिन में ही 12 मिलियन व्यूज तक पहुंच जाते थे। अब आप ये सब खुद देखेंगे। यह वैसे आपके लिए एक अच्छा स्क्रीनशॉट है और इस बात का सबूत है कि भले ही प्रति 1000 व्यूज की कमाई 50 सेंट हो, यानी आरपीएम का स्तर कम हो, इसे आरपीएम कहा जाता है, प्रति 1000 व्यूज की कमाई। आरपीएम याद रखिए, ऐसी कमाई भी की जा सकती है। यह मेरे दोस्त का स्क्रीनशॉट है जो इसी क्षेत्र में काम करता था। ध्यान दीजिए, उसके पास एक दिन में $1,500 थे, लेकिन उसने मुझसे काफी पहले शुरू किया था और वह इस क्षेत्र के सबसे बड़े चैनलों में से एक है, इसलिए उसके ऐसे नतीजे हैं। कुछ और समय बीतता है और मैं एक जबरदस्त सफल आइडिया सोचता हूँ, वीडियो के लिए एक बेहद सफल आइडिया। मेरा चैनल उड़ान भरता है, 48 घंटे में 3 मिलियन व्यूज। मुझे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या आप जानना चाहेंगे कि मैंने यह आइडिया कैसे सोचा? मैंने अपने एक प्रतियोगी के चैनल पर एक वीडियो देखा जिसमें ऐसा ही एक किरदार था, बस छोटा सा एंडरमैन। उस पर तीर चल रहे थे और उनकी संख्या बस 8-10 के आसपास थी। मैंने सोचा क्यों न इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, है ना? क्यों न इस आइडिया को और बड़ा किया जाए और इसे वीडियो की एक सीरीज में बदल दिया जाए। मैंने अलग अलग किरदार लेने शुरू किए, अलग अलग चीजें आजमाई और असल में यही नतीजा निकला। फिर से कहूँ तो मैंने खुद कुछ भी नया नहीं सोचा था, मैंने बस किसी और का आइडिया देखा, उसे बड़ा किया, उसे और भी शानदार बनाया, तीरों की संख्या बढ़ाई, किरदारों को और दिलचस्प बनाया और कुछ अविश्वसनीय नतीजे हासिल किए। चैनल तेजी से बढ़ रहा है, मैं नई फ्लैग में शिफ्ट हो रहा हूँ। असल में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और इसके बाद मैं सैम को अपनी स्टैटिस्टिक्स भेजता हूँ। हाँ, मेरे पास अब $4,000 हैं, 18 मिलियन व्यूज हैं और हम सैम के साथ कॉल पर बात करते हैं। क्या यह वही सैम जोन्स है? हम सैम से मिलते हैं और यह घटना आगे कुछ चीजों की वजह बनती है। वह मुझे अपनी स्टोरी में डालता है, मेरी रीच जबरदस्त बढ़ जाती है और मुझ पर बहुत बड़ा ध्यान आकर्षित होता है। अब इस चैनल से मेरी कमाई $5,700 हो गई है। मैं एक कर्मचारी रखता हूँ जो मेरी जगह कंटेंट बनाना शुरू करता है। हम इस तरह की एक टेबल बनाते हैं, हम दोनों बैठकर आइडियाज पर चर्चा करते हैं और वह मेरी जगह सब कुछ शूट करना शुरू कर देता है। मुझे हर जगह पोस्ट किया जा रहा है। मैं अपने लिए नया फोन खरीदता हूँ। हम लगातार कुछ नई क्रिएटिव आइडियाज बनाते रहते हैं। इतना ज्यादा ध्यान आकर्षित हुआ कि मुझे कुछ बहुत बड़े मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनलों से इस तरह की धमकियां मिलने लगी, है ना? जहां कहा जाता है कि मेरा चैनल अब दोबारा नहीं उठेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि लोग बस मेरी इस सफलता से जल रहे हैं, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था।
मेरे प्रतियोगी गूगल एड्स के पर्सनल अकाउंट में घुस गए, जिसमें आप में से हर कोई अपने वीडियो या अपने प्रतियोगी के वीडियो पर विज्ञापन खरीद सकता है और उसी के अनुसार यह वीडियो विज्ञापन की तरह वीडियो की शुरुआत में दिखाया जाएगा। आप पूछेंगे इसमें बुरा क्या है? मेरे चैनल पर पूरे 9 मिलियन व्यूज खरीद दिए गए है ना। तो सबसे पहले ये व्यूज मोनेटाइज नहीं होते, यह एक वीडियो की स्टैटिस्टिक्स है। यह पूरा ट्रैफिक मेरे लिए आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है ना। और इस वीडियो ने 1.5 मिलियन व्यूज के बावजूद सिर्फ $17 ही कमाए। और इसी वीडियो के उदाहरण से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि अगर मेरे लिए विज्ञापन व्यूज बढ़ाए गए तो मुझे रिकमेंडेशन भी मिलनी चाहिए थी, जिससे मैं कमाई करता। असल में जब आपके लिए बहुत सारे विज्ञापन व्यूज आर्टिफिशियली बढ़ा दिए जाते हैं तो यह ट्रैफिक के स्रोतों को प्रभावित करता है। मतलब हमारे पास ट्रैफिक के स्रोत होते हैं जिनसे आपके वीडियो पर प्रॉफिट आता है, और उसी के अनुसार अगर आपके पास रिकमेंडेशन थी और आपको विज्ञापन रिकमेंडेशन से ज्यादा मिल रहे हैं तो रिकमेंडेशन बंद हो जाती है। इसी तरह प्रतियोगियों ने सचमुच मेरे लिए रिकमेंडेशन बंद कर दी। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने इंडियन व्यूज खरीदे थे। इंडियन व्यूज उतने महंगे नहीं होते जितने कि उदाहरण के लिए अमेरिका से होते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा व्यूज खरीदना मुश्किल नहीं था ताकि मेरी रिकमेंडेशन को दबाया जा सके। आशा है आपने कुछ नया सीखा होगा। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि यह यहाँ कैसा दिखता था। यानी यहाँ मेरी व्यूज में अचानक उछाल आता है, यहाँ मुझे विज्ञापन मिलते हैं, तुरंत ही मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है, आरपीएम गिर जाता है क्योंकि इंडिया से व्यूज और भी ज्यादा हो जाते हैं। फिर से देखिए, यह है यूट्यूब का विज्ञापन। अगर आपने अपने चैनल पर ऐसा कोई नोटिस देखा है, खासकर अगर आप पहले से विदेशी यूट्यूब कर रहे हैं, तो तुरंत सपोर्ट टीम को लिखें और बताएं कि कोई आपके वीडियो पर बिना आपकी जानकारी के विज्ञापन चला रहा है और आपके ट्रैफिक के स्रोतों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यूट्यूब आपको ऐसा एक टूल देगा जो आपके चैनल के लिए बाहरी लोगों द्वारा विज्ञापन खरीदने पर रोक लगाएगा। ऐसा लगता है इससे बुरा और क्या हो सकता है। हुआ ये कि हम स्क्विड गेम पर एक वीडियो बना रहे थे जो हमारा खुद का कंटेंट था, बहुत ट्रेंडिंग भी था, और हमें उस वीडियो पर स्ट्राइक मिल गया जबकि वीडियो हमारा खुद का था। ऐसा लगा पिगमैन चैनल का अंत हो गया। हमने आखिरकार अपनी टीम के साथ हार न मानने का फैसला किया और तय किया कि हम कोई नया चैनल बनाएंगे जहां हम और भी दिलचस्प आइडियाज आजमाएंगे। और उस वक्त हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमें क्या खोजने को मिलेगा। हमने नया चैनल बनाया, उस पर लगभग 10 वीडियो अपलोड किए और आप सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ एक दिन में नया चैनल जबरदस्त तरीके से ऊपर चला गया। 15,92,000% की ग्रोथ। क्या आपने कभी यूट्यूब पर ऐसा कहीं देखा है? सिर्फ 48 घंटे में 2 मिलियन व्यूज, वो भी एकदम नए चैनल पर। यह रहा हमारा एक और चैनल जो सिर्फ एक हफ्ते में बनाया गया था। इस पर भी 2-3 दिन में ही 40,000 सब्सक्राइबर जुड़ गए। सिर्फ 48 घंटे में 1 करोड़ व्यूज और सिर्फ एक दिन में ही 6 मिलियन व्यूज। और ये सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से हुआ क्योंकि वीडियो सिर्फ 1 मिनट के होते थे। हाँ, वो बहुत छोटे थे। वीडियो के आखिर में हमेशा एक एंड स्क्रीन लगाई जाती थी। हाँ, वही चीज जिस पर क्लिक करके लोग आपके दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। हमने नए चैनल बनाए जिनमें सबसे जबरदस्त वीडियो डाले जो पक्का वायरल हो जाएं, और उन्हें पिगमैन चैनल की एंड स्क्रीन में लगाया। भले ही अब वहां ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना ट्रैफिक काफी था कि कुछ शुरुआती दर्शक उन वीडियो को देख लें। और उसी के अनुसार जब आप किसी चैनल पर कोई वीडियो देखते हैं तो आपको उसके दूसरे वीडियो भी रिकमेंड होने लगते हैं। और चूंकि वीडियो छोटे हैं, उन पर व्यूअर रिटेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। इसके अलावा हम इन नए चैनलों को सच में बहुत ही दमदार और शानदार वीडियो से भर देते हैं, और बस ऐसे कदमों के बाद तो कमाल की चीजें होने लगती हैं। चैनल अचानक से जबरदस्त इंप्रेशंस देने लगता है, 20 मिलियन इंप्रेशंस। आप बस इसे देखिए और फिर आप पूछेंगे मैं इस सब के साथ क्या करने लगता हूँ। मैं अपने वीडियो में एंड स्क्रीन बेचने लगता हूँ ताकि सिर्फ अपने चैनल्स ही नहीं बल्कि उन लोगों के चैनल्स को भी बूस्ट कर सकूँ जो मुझसे ये विज्ञापन यानी ये एंड स्क्रीन खरीदते हैं। मैं इसे $150 में बेचता था। हाँ, मैं लोगों को ऐसा ही मैसेज लिखता था, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा शेड्यूल पूरी तरह से भर जाता था। मेरे पास तो एक ऐसा महीना भी था जब मेरी सारी एंड स्क्रीन पूरे महीने के लिए बिक चुकी थी। इसके अलावा हम पिगमैन चैनल पर भी ट्रैफिक भेजते थे। अगर आप ध्यान दें तो पिगमैन चैनल पर ऐसी ही दुखद स्टैटिस्टिक्स थी, और हम वही एंड स्क्रीन इस्तेमाल करके ट्रैफिक का रुख मोड़ना शुरू करते हैं जब हमारे वीडियो पर जबरदस्त व्यूज आ रहे होते हैं वापस मोनेटाइजेशन वाले पिगमैन चैनल पर। और इसी तरह जैसा कि आप देख सकते हैं
हमारी स्टैटिस्टिक्स फिर से ऊपर जाने लगती हैं। पिगमैन फिर से रोजाना $250 कमाने लगता है, यानी हम अपने सभी चैनलों से ट्रैफिक को बस अपने मुख्य मोनेटाइजर चैनल पर भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाकी चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे और हम उन पर मोनेटाइजेशन चालू नहीं कर पा रहे थे, और हमने इन व्यूज को मोनेटाइजर चैनल पर वापस भेजकर ही मोनेटाइज किया। क्या आप समझ रहे हैं इस रणनीति की असली जीनियस क्या है? ऐसा तो यूट्यूब पर पहले कभी हुआ ही नहीं था, है ना? ऐसा किसी ने भी पहले नहीं किया था। इसने इतना ज्यादा हंगामा मचा दिया कि अगर आपको दिलचस्पी है तो आप QR कोड स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। सबसे नीचे तक स्क्रॉल करें और उन चैनलों के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो वायरल हो गए थे। ये कितना पागलपन था। देखिए मैं सिर्फ एंड स्क्रीन बेचकर कितना कमा लेता हूँ। मैं ये सब एक ही बैंक में लेता था। साथ ही ये है मेरे मुख्य चैनल की आमदनी की स्टैटिस्टिक्स जो ट्रैफिक ट्रांसफर की वजह से हुई। आप बस इन आंकड़ों को जोड़ लीजिए और समझिए कि उस महीने में अपने रूसी चैनल की कमाई मिलाकर लगभग 1 मिलियन कमा रहा था। ये तो कुछ ऐसा था अविश्वसनीय। तो अब मैं मॉस्को, सोची जाने लगता हूँ और अपने लिए बिल्कुल सब कुछ खरीदता हूँ जो भी मुझे चाहिए, है ना? दोस्तों से मिलना, पार्टी करना, खरगोश ने यूं कहीं अपना काम कर दिया और मेरे लिए बहुत ही बहुप्रतीक्षित पल आता है। मेरा चैनल पिगमैन 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लेता है। मुझे बटन मिलती है, मेरी पहली बटन, क्योंकि रूसी चैनल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह मेरे लिए वाकई एक खास पल था। मुझे याद है जब 12वां साल था, मुझे iPad गिफ्ट में मिला था और तभी मैंने पक्का तय कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी यूट्यूब से जोड़ूंगा। मुझे बटन पाने की बहुत चाह थी, लेकिन रूसी चैनल काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह एक ऐसी निच थी जो ज्यादातर सर्वर की कमाई के लिए थी। हाँ, उस प्रोजेक्ट से जो मैं कर रहा था, सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे थे क्योंकि वह गेम ज्यादा पॉपुलर नहीं थी और यह बस आधा साल या थोड़ा ज्यादा ही बीता था और मुझे सच में 6-7 महीनों में सिल्वर बटन मिल गई, जबकि रूसी चैनल पर मैं कई सालों तक वीडियो बनाता रहा था। हाँ, आगे सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। कुछ पागलपन भरी कमाई होने लगती है। मेरे यूट्यूबर दोस्त मुझे थाईलैंड बुलाते हैं। मैं दोस्तों के पास पहुंचता हूं। सैम हमें अपनी स्टोरीज में पोस्ट करता है। इससे और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित होता है। हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, फ्लेक्स करते हैं, लेकिन ये तो बस पागलपन है। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कोई पागलपन भरी स्टैटिस्टिक्स है ना? मेरी एंड स्क्रीन अब भी बिक रही है। हम ढेर सारे नए चैनल बना रहे हैं। हमारी टीम वहां 10 लोगों तक बढ़ गई है जो हमारे लिए ये माइनक्राफ्ट वाले वीडियो बनाते हैं। हम अपने चैनलों के लिए नई नई बटनें पाने लगे हैं, है ना? दोस्तों के वीडियो सीधे प्रिंट में आने लगे हैं। मैंने जैसे YouTube का कोई चीट कोड ही खोल लिया हो। उसी समय की इस सारी हलचल की वजह से मेरी मुलाकात YouTube की कुछ असली दिग्गज हस्तियों से हो जाती है। मुझे लगता है इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है ना दोस्तों? कुछ और समय बीतता है और मैं नई मुश्किलों से टकराता हूँ जो उस वक्त मुझे जितनी बड़ी लग रही थी, असल में उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। प्रतिद्वंदी का चैनल हमारी आइडियाज चुराने लगता है, हमारे थंबनेल्स चुराकर अपने वीडियो पर लगाने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि सारा हमारा ट्रैफिक उसके चैनल पर चला जाता है, यानी हमें पूरी तरह से व्यूज से वंचित कर दिया जाता है। चैनल गिरने लगता है। हमारे पास बिल्कुल भी इंप्रेशंस नहीं है और सारे व्यूज उस चोर के चैनल पर केंद्रित हो जाते हैं। हम उसके चैनल पर स्ट्राइक डालना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने सच में हमारे थंबनेल्स लिए थे। ये स्ट्राइक स्वीकार भी हो जाते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं था और किसी तरह वह फिर भी टिके रहता है। अगले कुछ महीनों तक हम बस साधारण तौर पर न तो इंप्रेशंस पा सकते हैं, न ही अपने व्यूज वापस ला सकते हैं। हम फिर से दर्शकों को जीतने के लिए बेहद क्रिएटिव आइडियाज सोचते हैं, लेकिन वह हमारी आइडियाज लेता है, बस उन्हें फिर से शूट करता है और इसी वजह से उसे और भी ज्यादा व्यूज मिलते हैं। वह दर्शकों को बनाए रखता है और फिर यह समझ आता है मैं बच्चों की निच में हूँ जिसमें सब कुछ बहुत ही अस्थिर है। आप बस मेरे चैनल के ग्राफ्स देख लीजिए। हाँ, मतलब यह सब कुछ लहरों की तरह था और इसमें कोई स्थिरता नहीं है। मैं समझने लगता हूँ कि सब कुछ उस कंटेंट के स्तर पर निर्भर नहीं करता जो आप बनाते हैं, है ना? बल्कि सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि YouTube आपको दिखाता है या नहीं दिखाता। आप कहेंगे तो फिर तुम्हारा दर्शक क्या? मेरा दर्शक एक हमस्टर है जो बस ऐसे ही फोन लेकर बैठा रहता है ना? वह उस पर क्लिक करता है जो भी उसे दिखाया जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह किसे दिख रहा है। इसीलिए बच्चों की निच में आपको व्यूज तभी मिलते हैं जब आपका चैनल दिखाने के लिए पास हो जाता है, क्योंकि ऐसे चैनलों की ऑडियंस बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वे किसे देख रहे हैं। वे वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। मैं इस पूरी स्थिति से पूरी तरह निराश हो जाता हूँ। कुछ समय के लिए मैं तिल्ट में चला जाता हूँ। हाँ, मैं तो इस चैनल को बेच भी देता हूँ। इस पर काम करने की कोई भी इच्छा खो देता हूँ और मुझे पूरी तरह से अन्याय महसूस होता है। इसी दौरान मैं इंस्टाग्राम पर अमेरिकियों के स्क्रीनशॉट्स देखना शुरू करता हूँ जो कुछ पागलपन भरी कमाई दिखा रहे होते हैं। उनके यहाँ $4-4 हज़ार रोज के होते हैं।
जबकि ये तो मेरे महीने भर की कमाई थी। उनके यहाँ 1000 व्यूज की कीमत $9 है, जबकि मैं तो बस ऐसी ही किसी संख्या पर चल रहा था, है ना। और मुझे ये एहसास होता है कि सच में माइनक्राफ्ट चैनल को बेच देना चाहिए और अपनी ताकत और समय उन निचों को समझने में लगाना चाहिए जिनमें ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। ठीक है, ये एक फेस वाली निच है। हाँ, ये वो निच है जहां एक असली अमेरिकी ड्रॉपशिपिंग यानी शॉपिफाई के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आप उन आंकड़ों को देखिए जो सिर्फ एक वीडियो ने हासिल किए हैं। मेरे माइनक्राफ्ट चैनल ने तो साल भर में भी इतने नहीं किए। 1000 व्यूज पर $75। ये किस पर निर्भर करता है? ये उस निच पर निर्भर करता है जिसमें आप वीडियो बनाते हैं और उस दर्शक पर जो आपको देखता है। मतलब ये आदमी ड्रॉपशिपिंग निच में वीडियो बना रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी मार्केट प्लेस, वहाँ आरपीएम बहुत ज्यादा होता है। खैर, आप खुद ही सब देख सकते हैं। साथ ही वो फेस के साथ अंग्रेजी में वीडियो बनाता है, हाँ बात करता है। ये बिना चेहरे का चैनल नहीं, ये असली ऑथर चैनल जिसमें चेहरा दिखता है। साथ ही उसे अमेरिकी लोग देखते हैं, समझदार वयस्क अमेरिकी जो जानते हैं कि वे किस क्रिएटर को देख रही हैं। और इससे भी बढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने इसी तरह की निच में काम किया है। उन्होंने बस किसी को विदेश में हायर किया, उसे स्क्रिप्ट भेजी और वह कैमरे पर उसे पढ़ता था। उन्होंने ऐसे ही वीडियो बनाए और एक दिन में ऐसे वीडियो से $20,000 कमा लिए। उनका वीडियो वायरल हो गया, इसलिए सब कुछ मुमकिन है। मैंने आपको एक केस बताया है कि कैसे आप गंदे काम में लग सकते हैं। स्क्रीनशॉट है ना, असल में बुरा नहीं है। मुझे बस यह एहसास हुआ कि अपना समय माइनक्राफ्ट पर क्यों बर्बाद करना, जहां आपको 1000 व्यूज पर 50 सेंट मिलते हैं, जबकि आप उतना ही समय उन निचेस पर लगा सकते हैं जहां आपको वयस्क समझदार लोग देखेंगे और वे जानेंगे कि वे किसे देख रहे हैं। और फिर भी ऐसी ढेरों निचेस हैं जहां आपको खुद को दिखाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है। अब तो सब कुछ न्यूरल नेटवर्क ट्रांसलेटर की मदद से हो जाता है। बस इतनी सारी संभावनाएं हैं, बस उठो और कर डालो। तो मैं दुबई जा रहा हूँ और अब ऐसे चैनलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा हूँ और ओह माय गॉड, मैं इसमें सफल हो रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट को देखिए, मेरी अब 1000 व्यूज पर $4 हो गई है और यहाँ तो एक बार में यह $22 तक भी पहुंच गई थी। मुझे अब संयुक्त राज्य अमेरिका से लोग देख रहे हैं, भारत से नहीं बल्कि आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उसी समय सब मुझसे पूछने लगे कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं टेलीग्राम पर यूट्यूबर्स का एक प्राइवेट कम्युनिटी बना रहा हूँ जहाँ मैं हाई इनकम वाली निचेस और इस समय मैं क्या कर रहा हूँ इसकी जानकारी डालना शुरू कर रहा हूँ। जब मैंने वह निक शेयर की जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ तो लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आई। सुनिए, अभी देखा पहला वीडियो, मुझे नहीं पता यह जबरदस्त है। मैं सच में हैरान हूँ। मतलब अभी तो सब शुरू ही हुआ है और जो तुमने बताया वो इतना जीनियस है। मैंने अभी ट्राई किया और इतनी सारी आइडियाज आ गई। भाई शुक्रिया, ये बहुत जबरदस्त। इसलिए मेरी आपको सलाह है, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने 1 साल ऐसी अधूरी सी निच में बर्बाद कर दिया, कि बेहतर है आप शुरू से ही ऐसे चैनल बनाएं जो 5-10 साल तक चल सकें। क्यों समय बर्बाद करें ऐसी चीजों पर जो अगले 5-10 सालों में आमदनी नहीं देंगी। ये बात आप में से हर किसी को समझनी चाहिए, खासकर जब आप विदेशी चैनल्स बना रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बच्चों की निचेस खराब हैं, उनसे आप तुरंत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके पास लंबे समय के लिए क्या रहेगा। और जो कुछ मैं अभी प्राइवेट चैनल में डाल रहा हूँ वो प्रोग्राम्स, गाइड्स, ऐसी निचेस आपको अगले 5-10 सालों तक आमदनी के स्रोत बनाने में मदद करेंगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना समय बेकार नहीं गंवाना चाहते तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। वहाँ मैं वो निच दिखा रहा हूँ जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपना समय बेकार मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद कि आपने यह वीडियो अंत तक देखा। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।